नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो सत्ता के गलियारों की हलचल और पर्दे के पीछे की कहानियों पर आधारित है। तो चलिए इस बार शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 बड़े संस्थान हैं। एक तो पीजीआई, दूसरा केजीएमयू और तीसरा लोहिया एम्स। लेकिन लोहिया एम्स की जो सबसे बड़ी कुर्सी है डायरेक्टर की, वो पिछले 4 महीनों से फुटबॉल बनी हुई है। 4 महीने में यहाँ 5 बार निदेशक बदला जा चुका है। बड़े आश्चर्य और हैरत की बात है, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, तीसरा जाता है चौथा फिर आ जाता है। अजीब स्थिति है। पिछले 23 जून को मुख्यमंत्री ने लोहिया एम्स का निरीक्षण किया था। उस निरीक्षण में जो डायरेक्टर थे ए.के. त्रिपाठी, वो गैर हाजिर पाए गए थे। मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए और ए.के. त्रिपाठी को और सीएमएस को, कई सारे लोगों को हटा दिया गया। चूंकि विभाग का जब मुखिया हट गया तो उसका चार्ज किसी को देना था, तो वहां की डीन नुजहात हुसैन को लोहिया एम्स के डायरेक्टर का चार्ज दिया गया। उन्होंने भी करीब 3 महीने चलाया होगा, लेकिन अचानक नुजहात हुसैन ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नुजहात हुसैन इससे पहले लोहिया की डायरेक्टर रह चुकी हैं समाजवादी सरकार में, और वो लंबे समय तक थी, कई साल तक। लेकिन इस बार कार्यवाहक के रूप में वो 3 महीने करीब रहीं। उनके इस्तीफा देने के बाद फिर बताइए किसको किया जाए। तो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति हैं ए.के. सिंह, उनको कार्यवाहक डायरेक्टर बनाया गया। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की कार्रवाई में जो ए.के. त्रिपाठी हटाए गए थे, उनके जांच भी चलती रही। जांच का रिजल्ट आ गया। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे उन पर काफी मेहरबान रहे। बताया जाता है कि इसकी पटकथा पहले से तय थी। रजनीश दुबे जो अपर मुख्य सचिव है चिकित्सा शिक्षा के, वो त्रिपाठी पर मेहरबान थे और उन्होंने पूरी व्यवस्था तय कर रखी थी कि त्रिपाठी पर जो दाग लगा है, उस दाग को धुलने के बाद उनको ससम्मान डायरेक्टर बनाकर लोहिया एम्स का तब वहां से विदा किया जाए। तो ए.के. त्रिपाठी अपना इस्तीफा देकर वापस केजीएमयू में चले गए, हीमेटोलॉजी विभाग में। अब कुर्सी फिर खाली हो गई। फिर सरकार को याद आई, ए.के. सिंह को बुलाया गया अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय से कि भाई आओ चार्ज लो दोबारा से। खैर, ए.के. सिंह ने दोबारा चार्ज ले लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 बड़े संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के। लोहिया एम्स में पूरे प्रदेश से हजारों मरीज रोज आता है। सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला है। लेकिन इसके मुखिया की कुर्सी जब 4 महीने से फुटबॉल बनी हुई है, तो संस्थान चलेगा कैसे, लोगों को इलाज मिलेगा कैसे। और संस्थान 3 हिस्सों में बटा है। लोहिया हॉस्पिटल का भी एक भाग उसके पास है, लोहिया खुद एम्स ही है, शहीद पथ पर बच्चों का एक जो रेफरल सेंटर बना हुआ है, और एक नई बिल्डिंग लोहिया की बन भी रही है। इतना बड़ा विस्तार लिए हुए यह संस्थान, और उसका निदेशक 4 महीने में 5 बार बदला गया। अच्छा, सरकार के सामने भी असहज स्थिति है कि मुख्यमंत्री के दौरे में अगर मुखिया ही अनुपस्थित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, और अगर कार्रवाई हो गई और वो बहाल हो गए वापस से, तो वो सरकार को चिढ़ाने के लिए 1 हफ्ते बाद दोबारा इस्तीफा दे दें। अधिकारियों को अपना सम्मान बहुत प्रिय है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन सरकार के नहले पर दहला नहीं मारना चाहिए। फिलहाल ये कुर्सी अपने आप में रहस्य बनी हुई है लोहिया के डायरेक्टर की, कि उसे पूर्णकालिक डायरेक्टर कब मिलेगा। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा आता है, फिर तीसरा चला जाता है, फिर पहला आ जाता है, फिर पहला चला जाता है, फिर दूसरे वाला आ जाता है। अजीब सी स्थिति बनी हुई है। सरकार के नाक के नीचे लखनऊ में यह हाल है। बहरहाल हम उम्मीद करें कि सरकार बहुत जल्दी एक पूर्णकालिक डायरेक्टर खोजेगी
क्योंकि ये कार्यवाहकों से ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और इस समय जो वहाँ पर CMS भी हैं वो भी महिला हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से संभाल नहीं पा रही हैं। यूपी जैसे देश के बड़े राज्य में रिटायर अफसरों के लिए भी बहुत सारे आराम की जगहें हैं, बहुत सारी व्यवस्था और सुख सुविधा की भी जगहें हैं। ऐसा ही एक पद है उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का। अब यह पद पिछले 16 फरवरी यानी कि 9 महीने से खाली है। पहले ये पद जावेद उस्मानी थे, उनके रिटायरमेंट के बाद से रिक्त चल रहा है। माना यह गया कि जो DGP थे पूर्व OP सिंह, उनके लिए सरकार ये पद आरक्षित किए हुए थी, उनके लिए रोक के रखा गया था। उनको उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। उसमें आवेदन भी निकाला गया, पूर्व DGP OP सिंह ने आवेदन भी किया, करीब 50 और लोगों ने किया, लेकिन फिर उसके बाद सरकार शांत सी पड़ गई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस बार समीकरण बदल गया है। समीकरण इसलिए बदल गया है कि सरकार अब OP सिंह को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहती। वहीं पर 1983 बैच के IAS अफसर हैं राजीव कपूर, उनके उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनने की पूरी संभावना है। यूपी में मुख्य सूचना आयुक्त का 1 पद है और 10 पद सूचना आयुक्तों के हैं। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसकी रेस से OP सिंह का नाम अलग हो गया है, क्योंकि वो IPS अफसर भी थे और राजीव कपूर IAS हैं और 1983 बैच के हैं और इस समय सूचना आयुक्त भी हैं, सीनियर भी हैं। उनके नाम पर कोई विवाद भी नहीं है, तो उनको राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाने की तैयारी है और इसके लिए आवेदन मांगा गया है। अंतिम तिथि 2 दिसंबर रखी गई है। राजीव कपूर उत्तर प्रदेश के कई विभागों में प्रमुख सचिव रहे हैं और बैकग्राउंड में देखा जाए तो वो IIT कानपुर से इंजीनियर हैं और IIM अहमदाबाद से उनको मास्टर डिग्री हासिल है। तो काबिल भी हैं, मिलनसार भी हैं और जहां भी रहे, जिन पदों पर निर्विवाद रहे, कोई उनके साथ विवाद नहीं जुड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो सफ़ेद हाथी की तरह होती जा रही है। खाली वो उसका शरीर बड़ा दिखता है, लेकिन ना तो उसके पास दांत है कि वो कुछ चबा सके और ना तो नाखून है कि वो कुछ किसी का नोच सके। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार के एक ताज़ा आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर तमाम सारी चर्चाएं चलने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने अधिकारों को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें लखनऊ और नोएडा के जिलाधिकारियों से आज्ञा मांगी गई है। CRPC की धारा है 133 और 145। 133 के तहत अगर कोई मार्ग अवरुद्ध है तो उसमें 133 में SDM को पहले पावर रही है कि वो उस मार्ग को इस धारा के अंतर्गत खुलवा दे अवरुद्ध रास्ते को और रास्ता आवागमन के लिए खोल दे। 145 ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति विवादित है तो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट उसको कुर्की का आदेश दे सकता है। अब ये दोनों अधिकार सरकार वापस जिला प्रशासन को देना चाहती है। ये अभी तक DCP के पास ये पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद ये अधिकार आ गए थे। अगर ये दोनों अधिकार वापस जाते हैं तो फिर पुलिस के पास कमिश्नरेट में खाली 151, 107, 16 का जमानत देने के अलावा धारा 144 लागू करने की, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं रह जाते। साथ ही पुलिस कमिश्नर ना तो असलहों के लाइसेंस दे पा रहा है उत्तर प्रदेश में, ना ही आबकारी के, ना ही अन्य राजस्व से जुड़े और मामलों में उसको अधिकार है। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बनाया गया उस समय सरकार ने और DGP OP सिंह ने खूब पीठ थपथपाई कि हम यूपी को एक अनोखा सिस्टम देने जा रहे हैं। कमिश्नरेट बना, पूछा गया भाई ये किससे मेल खाता है, ये बंगाल की कलकत्ता की तर्ज पे होगा कि मुंबई की तरह इसको अधिकार होंगे
कि दिल्ली में जैसा कमिश्नरेट है वैसा होगा। तो कहा गया नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, खाली इसका नाम कमिश्नरेट होगा, बाकी ये काम सब एसएसपी वाला ही करेगा। हाँ, कहने को इनको 151 का काम दे दिया जाएगा। अब लखनऊ में जहाँ पहले एक एसएसपी 44 थाने को देखता था, अब कमिश्नरेट में 4 थाना और कम हो गया और एडीजी बैठ गया और उसके साथ 8 और आईपीएस अफसर नीचे लगाए गए। तो 9 आईपीएस एक लखनऊ में अकेले काम कर रहे हैं। जो प्रणाली बनाई गई वो आधी अधूरी क्यों है, उसको अधिकार देने के मामले में सरकार लगातार पीछे क्यों होती जा रही है, आईएएस अधिकारी अपने अधिकार क्यों नहीं छोड़ना चाहते, जबकि उनके पास डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे विभाग पड़े हैं। 70 से 75 विभाग के बीच जिला अधिकारी उसका हेड होता है जिले में, उसमें से 4-5 विभाग अगर कम भी हो जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको आधा अधूरा कमिश्नरेट कहा जाएगा। सरकार ने कहा था कि 6 महीने बाद इसकी समीक्षा होगी। समीक्षा कैसे हुई, किसने की, ये सब चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े नाम पदनाम के अफसर बैठा देने से, फोर्स झोंक देने से बहुत सारी चीज़ें तात्कालिक तौर पर तो राहत देती हैं, लेकिन जहाँ तकनीकी बातें आ जाती हैं, जहाँ पर प्रशासनिक और पुलिस दोनों का काम होता है, वहाँ मामला वैसे वैसे फंस जाता है। अच्छा, देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल होने वाले हैं और समय हमेशा से अधिकार डीएम, एसडीएम, एडीएम के पास रहे हैं। तो ये जब तब 133 में रास्ता नहीं खुलवा पाए और संपत्ति और विवादित संपत्ति कुर्क नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये दोबारा लेके इसको क्या करेंगे। एक बार कुछ समय के लिए पुलिस के पास आया है तो पुलिस को इस्तेमाल भी करने दो भाई। जब कहते हो कि हम रास्ता कैसे खुलवाएं, थाने से पुलिस नहीं मिल रही है, फोर्स नहीं आ रही है, एसडीएम और तहसीलदार बहाना मार के चल देते हैं, तो जब अब थानेदार सीओ को ही सब करना है तो वो जब चाहेगा अपनी फोर्स बुलाएगा, जहाँ चाहेगा रास्ता खुलवा देगा, जहाँ चाहेगा संपत्ति सीज करेगा जो विवाद है। तो ये ज़्यादा सरल है कि पहले वाली व्यवस्था ज़्यादा सरल थी। लेकिन बात वर्चस्व की आ जाती है कि किसका सिक्का चलता रहे। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्टार लगाकर बैठने से अगर समस्याएं हल होती तो सरकार हर जिले में एक डीजीपी रैंक का, डीजी रैंक का अफसर बैठा देती। लेकिन समस्याएं तो अधिकार देने से, अधिकार का इस्तेमाल करने से और मौके पर उसका निस्तारण करने से ही होगा। बहरहाल अब ये देखना है कि यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम ऐसे ही लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे चलेगा या कार की स्पीड में फर्राटा भरते हुए तेजी से। अब ये अधिकार तो देना सरकार के हाथ में है। यूपी में विधायकों की एक बार फिर मौज आने वाली है। योगी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। 4 सीटें यूपी के मंत्रिमंडल में पहले से रिक्त थी। 2 मंत्रियों के असामयिक निधन, चेतन चौहान और कमला रानी वरुण, से भी ये पद खाली हो चुके हैं। चेतन चौहान की जगह उनकी पत्नी संगीता चौहान चुनाव जीत चुकी हैं। बुलंदशहर से वीरेंद्र सिंह सिरोही की पत्नी उषा सिरोही चुनाव जीत चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 साल चुनाव को बचे हैं। विधायक की सास में है कि सरकार अभी एक मंत्रिमंडल का विस्तार और करेगी और इसमें कई सारे लोगों को मौका दिया जाएगा। और ये होता भी है कि जब भी कोई भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कुछ नए लोगों को मौका मिलता है, कुछ पुराने लोगों को हटाया भी जाता है। माना यह जा रहा है कि यूपी के मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, इसलिए किसी एक महिला, 2 महिला को और महत्व मिल सकता है, उनको जगह मिल सकती है। और कुछ मंत्रियों के काम से सरकार अगर नाखुश है तो उन्हें हटा भी सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उम्रदराज मंत्रियों को हटाने पर विचार चल रहा है। यूपी में इस हिसाब से देखा जाए तो अभी 54 मंत्री हैं और इन 54 मंत्रियों में
70 से 75 के बीच में कुछ नाम ऐसे हैं जैसे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और कुछ मंत्री सरकार से संगठन में भी भेजे जा सकते हैं जो काफ़ी तेज तर्रार हैं। तो ये सब नाम इस तरह के हैं जिन पर विचार और सुगबुगाहट पार्टी कार्यालय से लेकर और सत्ता के गलियारों में चलती रहती है। इसमें सच्चाई कितनी है ये तो जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तब पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी में इस बात की आस लगाए बहुत सारे विधायक बैठे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, जो 3-3 4-4 बार से विधायक हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। उनको लगता है कि इस आखिरी साल में उनकी भी लॉटरी लग जाएगी और विधानसभा उपचुनाव में जो प्रचंड जीत भाजपा को मिली है उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को और सशक्त किया है। अब इसमें उनकी चॉइस पूरी तरह से चलेगी सरकार को चलाने में और मंत्रिमंडल चुनने में। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री ने जैसे पहले कई निर्णय ऐसे किए जिसमें कई सारे मंत्रियों को वापस जाना पड़ा, मंत्रिमंडल से हटना पड़ा, और इस बार भी वो स्वतंत्रतापूर्वक इस तरह से कुछ निर्णय कर सकते हैं और कुछ नए चेहरों को वो मौका देकर उनके कामकाज को परख सकते हैं, उनको अवसर दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में अपनी क्षमता दिखाने का। तो बीजेपी कार्यालय पर इन दिनों ये चर्चा तेज है, विधायकों की भी लाइन और विधायकों ने अपनी परिक्रमा भी तेज कर दी है। लखनऊ से लेकर इसमें दिल्ली तक दौड़ भी होगी, महिलाओं को भी मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले दिसंबर या जनवरी में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इतिहास में राजा जो होते थे उनके जो सबसे करीबी मंत्रीगण होते थे उनको रत्न कहा जाता था। अकबर के ज़माने में तो उनके नवरत्न बड़े चर्चा में रहे हैं, हर कोई जानता है। लेकिन राजतंत्र गया, लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में रत्न शब्द हट गया, लेकिन आईएएस अफसरों ने उनकी जगह ले ली। तो अब मुख्यमंत्री होता है तो उसके निकट कुछ अफसर होते हैं जिन्हें आप रत्न कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी 3.5 साल से ऊपर हो गई है। योगी के भी कुछ रत्न हैं जिनका हर सरकार के फैसले में असर दिखता है। इनके नाम की भी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होती है। जो रिटायर हो गए नौकरशाह वो भी जानना चाहते हैं कि योगी की सरकार में किसकी चल रही है, और जो नीचे हैं सेवा में शुरुआत में हैं, जो जानकार हैं, वो भी पता करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई इस सरकार में किसकी किसकी चल रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं उसमें पंचम तल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। पंचम तल ही पावर सेंटर है सरकार का, प्रदेश का। उस पंचम तल में जो अधिकारी होता है वही मुख्यमंत्री की आंख नाक कान, वही उनका रत्न माना जाता है। तो इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है योगी के नवरत्न कौन कौन है। लेकिन इस सरकार में 9 ना सही 4 नाम तो ऐसे हैं जिनको हम योगी के रत्न कह सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी का है। उनके बारे में ये कहा जाता है ना उनकी कोई सुनता है ना वो किसी की सुनते हैं। ऐसा लगता है कि मुख्य सचिव की मुहर चाहे जिस कागज पे मार दो वो हर जगह से होते हुए चली जाएगी, ना देखने वाले को कोई असर पड़ेगा और ना जिसके लिए मुहर लगाई गई है उस पर कोई असर पड़ेगा। तो आर.के. तिवारी लो प्रोफाइल में रहने वाले अफसर हैं, प्रथम तल पर बैठते हैं और प्रथम तल का हाल यह है कि किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो अपने टाइम से आना, अपने टाइम से जाना। उसके बाद बात आती है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की।
वो भी एक पंचम तल है जो बैठते हैं लोक भवन में, और मुख्यमंत्री की आंख नाक कान, और उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं की चलती है। और कहा जाए भरोसेमंद अफसरों में है वो मुख्यमंत्री के, और पंचम तल से जब भी बैटिंग होती है तो उस गेंद को रोकने की हिम्मत किसी में होती नहीं, सीधा बाउंड्री के पार ही जाती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा नाम आता है, भूतल पर एक नए साहब आए, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कद से भी लंबे हैं और काम से भी। 1988 बैच के IAS अफसर हैं नवनीत सहगल। 3.5 साल के बाद उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय में एक तरह से वापसी है, मेन स्ट्रीम में वापसी है, और वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्रिकेट के भी अच्छे जानकार हैं, और जब उनका बल्ला चमकता है तो वो मैच जिताकर वापस लौटते हैं। लोग कहते हैं कि बल्लेबाज अपने लिए खेलता है, रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलता है, लेकिन यह बल्लेबाज टीम को जिताने के लिए भी खेलता है। इसकी अपनी खासियत है, खूबियां हैं, लेकिन अभी पैर जमाने में टाइम लग रहा है। फिर बात आती है भाई और कौन है, फिर चतुर्थल का नंबर आता है मुख्यमंत्री कार्यालय में। 1989 बैच के IAS अफसर हैं शशि प्रकाश गोयल। SP गोयल मैच में कमेंट्री तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बाकी काम की कमेंट्री किसी को पता नहीं लगती। चाहे वो प्रमुख सचिवों की तैनाती हो, जिलों में DM की तैनाती हो, कमिश्नर की हो, या और तमाम सारे जो नीति निर्धारक नियम हैं या निर्णय हैं। SP गोयल के बिना पंचम तल में पत्ता भी नहीं खड़क सकता, और हर जमाने में वो इम्पोर्टेंट रहे। मायावती सरकार में जो सबसे पावरफुल अफसर थे शशांक शेखर, उनके साथ उन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा, उनके स्टाफ अफसर रहे। और जब समाजवादी सरकार आई तो उसमें भी वो शिवपाल यादव के काफ़ी नज़दीक रहे, और सिंचाई विभाग के सचिव रहे। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद से गोयल साहब का सिक्का लगातार चल रहा है, और उनका जो पावर सेंटर कभी पंचम तल हुआ करता था, उन्होंने उसको चौथे तल में शिफ्ट कर रखा है। उनके फैसलों पर ना तो कभी आंच आती है, और ना ही वो कहीं कभी सामने आकर कोई ऐलान करते हैं। चुपचाप रहकर चतुर्थ तल से सरकार की गाड़ी को चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की गति इन 4 अफसरों के हाथों में है। इनके निर्णय उत्तर प्रदेश में विकास को, रोजगार को, अर्थव्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, सबको प्रभावित करते हैं। सरकार के आँख कान नाक की तरह ये 4 अधिकारी मुख्यमंत्री के 4 रतन हैं, और उत्तर प्रदेश के विकास की गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। अब ये गाड़ी अगर अच्छी चलाएंगे तो ये कार के 4 पहियों की तरह सरपट दौड़ेगी, और अगर ये गाड़ी अलग अलग दौड़ेगी दिशा में तो स्वाभाविक है कि पंचर गाड़ियाँ चलती नहीं। आप उनको हिला डुला तो खूब सकते हैं, आवाज़ भी खूब करेंगी, लेकिन वो एक कदम भी नहीं चलेंगी। उत्तर प्रदेश विकास और तरक्की के राह पर चले, चाहे 4 हो रतन चाहे 9 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी ईमानदारी से चले, मेहनत से चले, जनता के लिए जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचती रहें, समय से पहुंचे। यही हम सबका ध्येय है, और यही सारे रत्नों की सबसे बड़ी उपलब्धि भी होगी। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।